क्या हाल है दोस्तों। जीएसटी की दुनिया में आपका स्वागत है। जय श्री राम। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेटेड टू द सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 और लॉन्ग विद द रूल 44 सब रूल 6। तो पहले जो मेरी वीडियो आई थी वो आई थी रिलेटेड टू द रूल 40 सब रूल 2। अब आज जो वीडियो है वो है रूल 44 सब रूल 6। दोनों रूल जो अपने एप्लीकेबल होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं जब हम कोई भी कैपिटल गुड्स सोल्ड करते हैं। मीन्स जिस एसेट्स को हम बुक्स में एसेट साइड में दिखाते हैं, जिस एसेट्स को हम कैपिटलाइज करते हैं, जिस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, लाइक फर्नीचर, एसी, कोई भी मोटर व्हीकल हो गया, फर्नीचर हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, जिसको हम बुक्स में एसेट्स में दिखाते हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, उस केस में ये दोनों रूल एप्लीकेबल हो चुके हैं। तो रूल 47 रूल 2 इसका मेरा आर्टिकल वीडियो भी ऑलरेडी आ चुका था, और आज जो रहेगा वो हमारा आर्टिकल रहेगा रूल 41 सब रूल 6। मतलब जो आर्टिकल मैंने पब्लिश करने के लिए ऑलरेडी दे दिया है और वीडियो में बना रहा हूँ, तो मतलब आपने दोनों टॉपिक के आर्टिकल भी हो गई और दोनों टॉपिक की आज वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इट मे बी रिलेटेड टू द इनकम टैक्स और जीएसटी। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 रूल 44 सब रूल 6 ये कब लगता है? ये लगता है जब भी हम कोई भी कैपिटल गुड्स सोल्ड करते हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो इसमें डायरेक्टली जो अपना सेल प्राइस होता है उस पर अपने को डायरेक्टली गवर्नमेंट को जीएसटी पे नहीं करना होता। इन सम केसेस जीएसटी लायबिलिटी विल बी द जीएसटी चार्ज ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ द कैपिटल गुड्स। बट इन सम केसेस अंडर दिस रूल हमें जीएसटी की एक सेपरेट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें जो जीएसटी निकालना पड़ेगा, जो आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू पर जीएसटी लगा। एक तो आपको वो फिगर तो आपको पता है कि हमने कितने रुपए में सेल किया और आपने कितने रुपए उस पर जीएसटी चार्ज किया। फिर अपने को क्या करनी पड़ेगी, इस रूल के अकॉर्डिंग एक अलग से अमाउंट की फिगर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, एक्ट क्या कहता है, जीएसटी एक्ट क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि दोनों का जो हायर है वो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब आता है पे करना पड़ेगा, आर में पे करना पड़ेगा या कुछ आईटी से रिवर्स करना पड़ेगा, उस पॉइंट को भी हम कवर करेंगे। उसके बाद अपना आता है रूल 44 सब रूल 6। ठीक है, अब इस रूल 40 सब रूल 2 उसमें क्या बोलते थे, उसमें बोलते थे कि 5% पर क्वार्टर और पार्ट दे रहो आप क्या कर सकते हो, आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, 5% पर क्वार्टर आप क्लेम कर सकते हो। तो 5% पर क्वार्टर, तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 100% हम वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो 100 डिवाइड में 5 मतलब 20 क्वार्टर हो गया। 20 क्वार्टर एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, मतलब वो भी 5 साल की बात करते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली तो 5 साल हो गया, 20 क्वार्टर हो गया, बट दोनों रूल में जो आपकी कैलकुलेशन आएगी, जो फिगर डिटरमाइन होकर आएगी, दोनों की अमाउंट अलग अलग होगी। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, आपको प्रोराटा बेसिस पे कैलकुलेशन करना है और इसकी आपको लाइफ लेनी है 5 ईयर्स। तो एक्ट में जो लाइफ गिवन है 5 ईयर्स गिवन है इंस्टेड ऑफ 60 मंथ। उससे मैंने आपको रेफरेंस के लिए लिख दिया। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जब भी आपने परचेज किया था उस डेट से आपने जब सेल किया तो आपको क्या करना है, फिगर डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो फिगर डिटरमाइन करने के बाद जो भी आपका हायर होगा उतना जीएसटी आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, आर ने पे करना है या रिवर्स करना है वो मैं आगे कवर करूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जो यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स की वन है, तो आपने परचेज किया तो डेट ऑफ परचेज लेनी है, डेट ऑफ सेल इसका कोई पीरियड डिटरमाइन करना है। तो पीरियड आपका कैसे हो सकता है, मान लो 10 महीने 15 दिन हुआ, 10 महीने 25 दिन भी हो सकता है, या 10 महीने 3 दिन भी वो हो सकता है। तो हम 40 सब रूल 2 में भी आप हाइयर राउंड ऑफ करते थे, इसमें भी अपने को हाइयर राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 महीने 2 दिन हुआ या 10 महीने 20 दिन हुआ तो 11 महीने का आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो जितना भी आपने जीएसटी क्लेम किया डिवाइड में 60 कर देना, 11 महीने का क्लेम कर सकते हो। डिफरेंस बचा 49, तो 49 मल्टीप्लाई कर देंगे 49, तो आपकी फिगर डिटरमाइन हो जाएगी। फिर दोनों का जो हाइयर है वो अपने को पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होता है, जो ये रूल कब एप्लीकेबल होगा, अगर आपने आईटीसी लिया है तो ये रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर आपने आईटीसी क्लेम नहीं किया तो ये रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। सर, अगर रूल एप्लीकेबल होगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, नाउ चेक। आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि आपने ये एसेट्स कब बेचा। अगर आपने डेट ऑफ परचेज से 5 साल के अंदर, मतलब 5 साल के अंदर अगर आपने बेच दिया तो ये रूल आपके ऊपर क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर 5 साल के बाद बेचा तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि 5 साल के बाद आपने बेचा। ठीक है, तो जब आप कैलकुलेशन करोगे ना कि जीएसटी चार्ज ऑन द सेलिंग प्राइस, फिर अब जो आप फिगर निकालोगे बी वाली, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हाइयर बनेगा वो हाइयर हमेशा यही बनेगा। देखिए, मान लो आपने सिंपल ले लेते हैं कि मान लो 6,000 रुपये का आपने आईटीसी क्लेम किया। ठीक है, डिवाइड में 60 महीने, मतलब 5 साल का आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, तो डिवाइड में 60, तो एक महीने का कितना हुआ, एक महीने का 100 रुपये हुआ।
ठीक है, 1 महीने का 100 रुपये आईटीसी क्लेम कर सकते हो। आपने मान लो उसको 70 महीने यूज किया, मतलब आप 7,000 रुपये का आईटीसी क्लेम कर सकते हो, बट मैंने पे ही 6,000 रुपये किया, और आप एज पर दिस रूल यू कैन क्लेम द आईटीसी ऑफ रुपीज 7,000 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ, आप 7,000 का क्लेम कर सकते हो, बट आपने 6,000 का क्लेम किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने कम ही क्लेम किया, तो इस केस में आपको रिवर्सल करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। तो इस केस में डायरेक्टली जो सेल प्राइस पे जीएसटी लगा है वही आपको पे करना पड़ेगा। मैं उल्टा एग्जाम्पल ले लो कि 6,000 रुपये का था, डिवाइड में 60, 10 महीने यूज किया, मतलब 1,000 रुपये का आप क्लेम कर सकते हो। तो 6,000 का क्लेम किया, 1,000 रुपये क्लेम कर सकते हो, तो 5,000 रुपये आपको रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब ये आपकी एक फिगर डिटरमाइन हो गई। ठीक है, तो 5,000 रुपये आपका क्या हुआ, 6,000 माइनस 1,000, 5,000। अब दूसरे पहले वाले केस में क्या था कि 6,000 डिवाइड में 60 इंटू 70, आपने तो ज्यादा ही यूज कर लिया, तो उस केस में ये रूल एप्लीकेबल होगा नहीं। तो इंटू सब 70 करोगे तो 7,000 आएगा, तो 6,000 माइनस 7,000, तो माइनस का 1,000 हो जाएगा, तो माइनस वाली फिगर को इग्नोर करना है। तो हाइयर क्या बनेगा, जो एक्चुअल में जीएसटी लगा -1,000, विच एवरेज हाइयर क्या बनेगा, जीएसटी चार्ज ऑन द सेलिंग प्राइस, तो वही आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली पे करना पड़ेगा। आईटीसी आपने क्लेम ही नहीं किया एट द टाइम ऑफ परचेज, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या बोलती है, एक्ट क्या बोलता है कि रूल एप्लीकेबल नहीं हो, कोई मैंने जब आईटीसी क्लेम ही नहीं किया, तो गवर्नमेंट कहते हैं जितने आपने का बेचा, 100 रुपये का बेचा, चाहे आपने 10 करोड़ रुपये का बेचा, उस पर आप हमें जीएसटी पे कर दो। ठीक है, उस केस में आपके ऊपर रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अब आपो ने क्या किया कि कोई एसेट्स है 5 साल के बाद बेचा, तो ये एप्लीकेबल होगा नहीं, ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो अपने आईटीसी क्लेम किया, 5 ईयर्स के विद इन बेच दिया, तो रूल एप्लीकेबल होगा। सेकंड, आईटीसी क्लेम किया, सोल्ड किया आफ्टर 5 ईयर्स, देन दिस रूल विल नॉट बी एप्लीकेबल, योर जीएसटी लायबिलिटी विल बी द जीएसटी चार्ज ऑन द ट्रांजेक्शन वैल्यू विच इज डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 15। ठीक है, और थर्ड पॉइंट, आईटीसी क्लेम ही नहीं किया, तो सेम आपको सेल प्राइस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, ये रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मैंने स्पेसिफिक मेंशन कर दिया है, तो जो जीएसटी होगा वो क्या होगा, जो सेल प्राइस पर लगा है वही आपकी क्या बन जाएगी, आपकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, एलिजिबल आईटीसी का मतलब क्या होगा कि एक्ट कहता है कि जो आप जो आईटीसी क्लेम कर सकते हो उसकी लाइफ 5 साल मान के आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपने 5 साल यूज कर लिया तो आप पूरा का पूरा आईटीसी क्लेम कर सकते हो, और जो डायरेक्टली सेल प्राइस पे जीएसटी वो आप हमें पे कर दो, बात खत्म। बट आपने जीएसटी पूरा क्लेम किया, बट आपने 2 महीने में ही उसको सोल्ड कर दिया, तो गवर्नमेंट कहते हैं 2 महीने में आपने यूज किया, आईटीसी आपने पूरा का पूरा क्लेम कर लिया, बट ये आईटीसी आप एज पर दिस रूल, ये क्या कर सकते हो, एज पर दिस रूल आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो 60 महीने में। बट आपने परचेज किया, आपने पूरा आज ही क्लेम कर लिया, 2 महीने में बेच दिया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, हमने 58 महीने का ज्यादा आईटीसी क्लेम कर लिया, इसलिए अपने को 58 महीने की एक फिगर डिटरमाइन करनी पड़ेगी, और फिर आपका जो एक्चुअल जीएसटी लगा उनका हायर गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो कितने महीने, जितने महीने आपने उसको यूज किया उतना ही आप ले सकते हो। तो 60 महीने से ज्यादा अगर आपने यूज किया, मतलब आप पूरा आईटीसी क्लेम कर सकते हो, तो उस केस में जो जीएसटी लायबिलिटी बनेगी वो डायरेक्टली आपकी सेल प्राइस पे जितना जीएसटी लगा वही आपकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, सेम, दोनों रूल बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा कैलकुलेशन का तरीका अलग है, मतलब उसमें क्वार्टर यूज किया गया, इसे महीना यूज किया गया है, और जो आंसर निकल के आएगा, जो फिगर आएगी उसमें डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, अब मंथ कैसे काउंट करेंगे, वही फ्रॉम द डेट ऑफ इनवाइस, सेम जो प्रीवियस रूल में था, इनवाइस की डेट से क्वार्टर काउंट करने थे, इसमें इनवाइस की डेट से महीने काउंट करने हैं। सेम उसमें क्या था कि अपने को स्टैंडर्ड क्वार्टर कंसीडर नहीं करने थे, लाइक जनवरी टू मार्च, इनवाइस की डेट से क्वार्टर काउंट करने थे। सेम इसी केस में भी अपने को क्या करना है, इनवाइस की डेट से महीने काउंट करने हैं, कुछ स्टैंडर्ड कैलेंडर मंथ नहीं लेना कि जनवरी में परचेज किया, ठीक है, फरवरी में बेच दिया, आप कह रहे हो कि 2 महीने हो गए, ऐसा नहीं करना। ठीक है, डेट ऑफ इनवाइस से आपको मंथ काउंट करनी है, उसमें स्टैंडर्ड कैलेंडर क्वार्टर, इसमें स्टैंडर्ड कैलेंडर मंथ आपको कंसीडर नहीं करने हैं। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दे दिया कि 5/3/23 को आपने परचेज किया था, तो आप ये नहीं कह सकते कि 1 महीना मैंने इसको यूज कर लिया। ठीक है, 1 महीना खत्म होगा 4/4/23 को। ठीक है, सेम आपको राउंडिंग को कैसे करनी पड़ेगी, 2 महीने 10 दिन यूज किया आपने, चाहे 2 महीने 1 दिन किया हो, चाहे 2 महीने 29 दिन किया हो, इसको हमेशा क्या किया जाएगा, राउंड अप किया जाएगा। ठीक है, ऐसा जैसे नॉर्मल हम क्या करते हैं जब पैसों की बात होती है कि 5 रुपये 5 पैसे है, या 5 रुपये 6 पैसे 7 पैसे है, तो हम उसको 6 रुपये बोल देते हैं, और 5 रुपये 4 पैसे या 5 रुपये 1 पैसे, तो उसको 5, मतलब लोअर राउंड ऑफ एंड हाइयर राउंड ऑफ दोनों चलता है। तो यहाँ पे अपने को हाइयर राउंड ऑफ करना है। गवर्नमेंट 2 महीने 10 दिन यूज किया, तो 3 महीने का आईटीसी क्लेम कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे एसएससी को, रजिस्टर्ड पर्सन को थोड़ा टैक्स बेनिफिट दे दिया। ठीक है, तो ये अपने फायदे के लिए बात है, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा रजिस्टर्ड पर्सन को। अब नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस रूल अलोंग विद एन सिंगल एग्जाम्पल।
सपोज डेट ऑफ परचेज अपनी क्या है, 5 फरवरी 2023 को आपने परचेज किया। सेल आपने कब किया, 24 अप्रैल 2025 को आपने सेल किया। कितने रुपए का सेल किया, ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या है, 1 लाख रुपीज। जीएसटी सपोज 18% है तो कितना हो जाएगा, 18,000 रुपये। अब परचेज किया 5/2/23 को, सेल किया कब आपने, 24/4/25 को आपने क्या किया, सेल किया। ठीक है, तो इसका पीरियड डिटरमाइन करो, 26 महीने 20 दिन बनेगा, क्योंकि ये महीने में काउंट करना है। पिछला जो रूल था उसमें क्वार्टर के फॉर्म में अपने को काउंटिंग करनी होती है। ठीक है, तो 26 महीने 20 दिन बना, तो ये कितना बन जाएगा, ये अपना बन जाएगा 27 मंथ बन जाएगा, क्योंकि अपने को हाइयर राउंड ऑफ करना है। तो मैंने दोबारा भी यहाँ पे लिख दिया कि इसको हाइयर राउंड ऑफ किया जाएगा। ठीक है, अब पापा ने आईटीसी क्लेम कितना किया था, 50,000 रुपये। तो 50,000 एट क्या बोलते हैं, इसकी लाइफ कितनी है, इसकी लाइफ है 60। ठीक है, तो 50,000 डिवाइड में 60, इतने रुपए का आप एक महीने में आईटीसी क्लेम कर सकते हो। इंटू 27 मंथ, मतलब हमने 27 महीने यूज किया, तो 27 महीने का जो आपका एलिजिबल आईटीसी है वो कितना बना, 22,500 रुपये आप क्लेम कर सकते हो। तो कहते हैं कि आपकी जो फिगर निकल के आई ये कितने, 27,500, मतलब आपने 27,000 रुपये का ज्यादा आईटीसी क्लेम कर लिया। अब एट क्या बोलते हैं कि सेल पे तो आपका जीएसटी बनता है 18,000, उतना तो मिनिमम आपको देना ही देना पड़ेगा, उतना तो आपको मिनिमम टैक्स देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब गवर्नमेंट कहती है हमने 27,000 रुपये का तो ज्यादा क्लेम कर लिया आईटीसी, तो दोनों का हाइयर हमें 27,500 पे कर दो। तो कोई ये नहीं बोला कि 18,000 प्लस 27,000 दोनों को ऐड करोगे तो 20, 30, 38, 7, 45,000 रुपये, मोटा मोटी 45,500 रुपये का आपको जो टैक्स है ऐसा नहीं देना कि देखो हमने टोटल 50,000 रुपये का पे किया, 22,500 का एलिजिबल थे, 22,500 आपने क्लेम कर लिया, तो गवर्नमेंट कहती है आप अपने 27,500 एक्सेस क्लेम कर लिया। तो ठीक है, अब ये नहीं कि जो सेल प्राइस पे 18,000 लगा करे 18,000 ही पे करो, 27,500 भी पे करो, मतलब 45,000 पे नहीं करना अपने को टोटल, ठीक है, अपने को सिर्फ हाइयर पे करना है। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपको 27,500 पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा पिछला आर्टिकल था उसमें भी कैलकुलेशन बाय कोइंसिडेंस 27,500 ही आया था, लेकिन दो आप जब डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल, सेलिंग प्राइस अलग अलग होगा, तो ये फिगर आपकी क्या होगी, अलग अलग आएगी। मेरे दोनों केसेज में बाय कोइंसिडेंस ये 27,500 ही आ रहा है, बट ऐसा नहीं है, दोनों रूल में कैलकुलेशन अलग होगी, दोनों रूल में मतलब जो आंसर निकल के आएगा वो अलग से अलग फिगर निकल के आएगी, अमाउंट में डिफरेंस हो सकता है। ये बाय कोइंसिडेंस दोनों में फिगर सेम आ रही है। ठीक है, तो आपकी नेट लायबिलिटी कितनी बन जाएगी, डेट इज 27,500 आपको दिखाना पड़ेगा। अब बात आता है कि सपोज करो कि आपने जो एसेट सेल किया, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो उससे गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट कहते हैं वो प्रॉफिट है, लॉस है, उससे क्या फर्क, आपने परचेज किया, आईटीसी क्लेम किया, जब आप सेल करोगे तो आप हमें जीएसटी पे कर दो, प्रॉफिट लॉस हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस आपका पर्सनल मैटर है कि आप बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहे हो, लॉस कमा रहे हो, स्टॉक सेल कर रहे हो, कैपिटल गुड्स होल्ड कर रहे हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बेचा, हमें जीएसटी पे करो, तो ये रूल दोनों केस में एप्लीकेबल होगा। अब इस रूल में क्या लिखा गया है कि जो आपकी फिगर डिटरमाइन होके आएगी ना, वो जो आपको R1 में एज ए टैक्स लायबिलिटी शो करना होगा इंस्टीड ऑफ रिवर्सल। मतलब जैसे मान लो 18,000 का अपना पेबल बना, अ, एक फिगर कितनी निकल के आई, 27,500 रुपये, तो हम 27,500 पे करने हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि 18,000 पे करना है, वो तो R1 में दिखा दो, 18,000 रुपये का एज ए टैक्स दिखा दो, तो 18,000 27,500 का डिफरेंस बचा 9,500 रुपये। तो 9,500 का हम 3 में आईटीसी रिवर्स कर देती है, तो उसमें गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं होता कि 18,000 सेल दिखा दो R1 में, वो आपका टैक्स पेबल बन जाएगा। और 9,500 से हम आईटीसी कम कर देते हैं 4B1 में। ठीक है, कम कर देते हैं, क्योंकि परमानेंट रिवर्सल हो गया तो 4B1 में हम इसको कम कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आपको एज ए टैक्स लायबिलिटी शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसको आप रिफ्लेक्ट किसमें किया जाएगा, इसको जीएसटीआर 1 में आपको क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, आईटीसी रिवर्स करके नहीं दिखाना। तो एग्जाम्पल, 1 लाख का 18,000 पे, 1 लाख पे 18,000 रुपये का जीएसटी लगा। ठीक है, 20,000 रुपये का आपका मतलब जो एक फिगर आई थी 27,500, यहाँ पे मैंने सपोज की है कि 20,000 रुपये की आपकी एक फिगर निकल के आई, तो आपको कितना टैक्स पे करना होता है, जो कि दोनों का हाइयर होता है, जो कि आपका 20,000 रुपये बनते हैं। तो अब अपने को R1 में क्या करना पड़ेगा, इसको ग्रोसअप करके डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, रीजन इज सिंपल है कि मान लो अगर आप एक्चुअल सेल प्राइस 1 लाख दिखाना चाहते हो R1 में। ठीक है, वेट फॉर ए मिनट गाइज, प्यास लग गई है। ठीक है, सपोज करो कि अब R1 में हम 1 लाख रुपये टैक्स लायबिलिटी मतलब टैक्सेबल वैल्यू डिस्क्लोज करती हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो जीएसटी की फिगर है वो ऑटो कैलकुलेट होती है कि हमें वहाँ पे रिपोर्ट करना है 5%, 10%, 5, 12, 18%, उसके सामने वैल्यू रिपोर्ट करनी होती है। तो 18% के सामने मैं 1 लाख रुपये रिपोर्ट करता हूँ, तो जीएसटी पेबल ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, आएगा 18,000, बट आपने को तो R1 में 20,000 रुपये लेके आना है, तो R1 में 20,000 रुपये डिस्क्लोज करने के लिए
अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको ग्रोसअप करना पड़ेगा। ठीक है, सेम प्रीवियस रूल था, उसमें भी अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको ग्रोसअप करना पड़ेगा। तो R1 में जो आपको दिखानी पड़ेगी टैक्स वैल्यू, वो 1,11,111 रुपये आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1,11,000 का जो आपका बनेगा, वो आपका टैक्स कितना बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा 20,000 रुपये, आपका क्या बन जाएगा, टैक्स बन जाएगा। ठीक है, तो R1 में आपको 1,00,000 रुपये डिस्क्लोज नहीं करनी। अब अगला डाउट क्या आएगा कि सर मैंने अगर 1,11 डिस्क्लोज कर दिया, ठीक है, अब उसके मैंने R1 में 20,000 रुपये का टैक्स दिखाया, तो अब उसके 2B में 20,000 रुपये दिखेगा, तो रिसिप्टेंट कितना ATC क्लेम करेगा, तो रिसिप्टेंट उतना ही क्लेम करेगा जितना उसने पे किया। ये तो हमें सिर्फ क्या किया, रूल का कंप्लायंस करने के लिए, एक्ट का कंप्लायंस करने के लिए इसको क्या किया, ग्रोसअप किया है। ठीक है, तो उसके 2B में 20,000 रुपये दिखेगा, इसका मतलब वो 20,000 क्लेम नहीं कर सकता। वो जो क्लेम करेगा, वो कितना क्लेम करेगा, वो सिर्फ क्लेम करेगा 18,000 रुपीज ही वो क्लेम करेगा, क्योंकि उसने एक्चुअल में कितना दिया है, क्योंकि उसने एक्चुअल में 18,000 रुपये ही दिए, तो 18,000 ही क्लेम कर सकता है, क्योंकि एक्चुअल उसने पेमेंट 18,000 रुपये ही की है। ठीक है, तो 20,000 रुपये वो क्लेम नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि मेरे एक्चुअल जो टर्नओवर है, वो तो मेरी 1,00,000 रुपये की है, एक्चुअल में तो मैंने जो उसको प्रोडक्ट सेल किया है, कैपिटल गुड्स सोल्ड किया है, वो तो 1,00,000 रुपये की है। बट रूल का कंप्लायंस करने के लिए मैंने क्या किया है, 1,11,000 रुपये, 111 मतलब एक 6 बार 1 ये मैंने अपनी R1 में दिखाई है। ठीक है, तो मेरी जो टर्नओवर है वो 1,00,000 ही मानी जाएगी, वो सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पज के लिए 1,11 हुआ है। ठीक है, हम टर्नओवर चेक करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ GSTR 9C 2 करोड़ 5 करोड़, 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपके ऊपर ई इनवाइस एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अगर 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो ई इनवाइस 30 दिन के अंदर बनाना होता है। ठीक है, तो ऐसे हर मल्टीपल है जहाँ पे हम एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करते हैं, तो वहाँ पे टर्नओवर हम 1,00,000 ही लेंगे, बिकॉज में एक्चुअल टर्नओवर इज 1,00,000 रुपीज इंस्टेड ऑफ 1,11,111। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो, जो भी टॉपिक मैं डिटेल में कवर करता हूँ, ठीक है, तो मैं भी जब सीए कर रहा था तो बहुत सारे आर्टिकल पढ़े, लोग सिर्फ क्या करते हैं, एक्ट को ही कॉपी कर देते हैं। मेरे जितने भी आर्टिकल में कोई एक्ट मेंशन ही नहीं करता कि एक्ट को कॉपी किया, पहले वो लिखो फिर उसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक्ट को ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ऐसा कोई नहीं बताता कि वहाँ पे लिख देते हैं कि जो हाइयर है वो आपको आर में टैक्स लाइबिलिटी शो करना है, तो भाई कैसे शो करना है वो तो कोई बताता नहीं। तो मैंने जो सीए फाइनल में था, जब सीए कर रहा था, आर्टिकलशिप कर रहा था, जो जब सीए बनने के बाद जॉब स्टार्ट की, तो कोई भी ऐसे मेंशन ही नहीं करता कि इसको R1 में डिस्क्लोज कैसे करना है, ग्रोसअप करना है। वे सिंपल लिख देते हैं कि 20,000 रुपये R1 में दिखाने, कैसे दिखाएंगे, टर्नओवर 1,00,000 दिखानी है या ग्रोसअप करके दिखाना है। 2B में 20,000 दिखेगा, बट एक्चुअल में तो 18,000 रुपये करे, तो कितना ATC क्लेम करेगा। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर में 1,00,000 काउंट करना है या 1,50,000 काउंट करना है, क्योंकि मैंने ग्रोसअप करके वो 1,50,000 बनता था, तो कोई भी ऐसे बनाता नहीं था। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जो आर्टिकल मैं बनाऊंगा ना, वो डिटेल में बनाऊंगा, मैं एक्ट को कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, सिंपल लैंग्वेज में बनाऊँ। ठीक है, ये सामने वाले को समझने में बिल्कुल आसानी रहे, कि जो भी स्टूडेंट है जो इसको पढ़ेगा उसको बिल्कुल तरीके से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं रही, मतलब इतना आसान है बिल्कुल, इसी 12th क्लास से भी आसान है। इतना आसान तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ जिससे समझने वाले को ऐसी ऐसी समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है अपना, आउटपुट लायबिलिटी और रिवर्सल। ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो आपका टैक्स बनेगा, जो हाइयर बनेगा, ये आपको GSTR 1 में आपको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। ठीक है, ये आपको एज एन ITC रिवर्सल डिस्क्लोज नहीं करना। ठीक है, और आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है, कोई भी क्वेरी हो तो ये मेरी मेल आईडी है CRC Singla878 gmail.com। तो जो भी आपको डाउट है तो आप इस मेल आईडी पर मेरे को मेल कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो अब बस हम इसको कर लेते हैं रिवाइज। रूल 40 सब रूल 2 हो गया, आर्टिकल वीडियो हो गई। रूल 44 सब रूल 6, इसका आर्टिकल मैंने पब्लिश करने के लिए दे दिया है। ठीक है, और वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। ठीक है, तो अपना कैपिटल गुड्स से रिलेटेड दोनों आर्टिकल हो गए, दोनों वीडियो हो गई। ठीक है, अब इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो एक्चुअल में जीएसटी लगा, ठीक है, और इस रूल के अकॉर्डिंग जो आपका जीएसटी कैलकुलेट होकर आया, जो हाइयर है वो आपको एज ए टैक्स लायबिलिटी शो करना है, GSTR 1 इंस्टेड ऑफ रिवर्सल ऑफ ITC इन GSTR 3B। If the registered person has claimed the ITC and sold these assets within 5 years, then this will be applicable. If assets sold after 5 years from the date of purchase, then this rule will not be apply, and if ITC has not been claimed, certainly this rule will not be apply. So in that case, GST liability will be the GST charge on the transaction value. If this rule will be applicable, तो आपको क्या करना है, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवाइस से
टोटल नंबर ऑफ मंथ्स निकालने, जितने महीने आपने यूज किया, उस यूज्ड महीने को आपको हाइयर राउंड ऑफ करना है, तो उतने महीने का आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। डिफरेंस आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो आपकी एक फिगर आ गई रिवर्सल वाली, फिर एक्चुअल में जीएसटी लगा, जो विच एवरेज हाइयर है वो आपको एज एन R1 में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जो रिसिप्टेंट है उतना ही आईटीसी क्लेम कर पाएगा जितना उसने एक्चुअल में पे किया है, तो वो एक्सेस आईटीसी क्लेम नहीं करेगा। ठीक है, और R1 में डिस्क्लोज करना इंस्टेड ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन टेबल 4B1 बिकॉज इट इज अ परमानेंट रिवर्सल ऑफ आईटीसी। जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी एग्रीगेट टर्नओवर में एक्चुअल टर्नओवर ही काउंट की जाएगी, क्योंकि ये जो हमने ग्रोसअप किया है ये ओनली फॉर द डिस्क्लोजर पर्पज किया, फॉर द कंप्लायंस ऑफ दिस रूल। ठीक है, तो आपने एक्चुअल टर्नओवर ही 1 लाख काउंट करनी है इंस्टेड ऑफ 1,11,111। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो डिटेल में मैंने अपना आर्टिकल भी बना के दे दिया है, ये मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा आज शाम तक। स्टिल कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मेल आईडी पर भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो गाइज मैं बहुत टाइम से अपने आर्टिकल ही बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, अच्छे व्यूज आ रहे हैं, अच्छे सब्सक्राइबर हो गए हैं, आर्टिकल भी अच्छे व्यूज आ रहे हैं। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, ठीक है, जो स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, प्रैक्टिस, उनको शेयर कीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो बाद में मिलते हैं कोई नई टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय श्री राम।